हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत मार्केट विजडम विद अतुल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। बाजार में अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको अपना पैसा लगाना है और अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते तो आपका कैपिटल कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आज के इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडर्स हैं, आप एफओ में भी ट्रेड करते हैं, आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सेबी के हिसाब से अगर हम बात करें, सेबी के हिसाब से तो 91% ऑफ द रिटेल निवेशकों ने 2025 के अंदर लॉसेस किए हैं। 91% ऑफ द रिटेल निवेशक, और वो कौन है? 46% से ज्यादा उनमें से 30 ईयर्स से नीचे के बंदे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो जल्दी से क्विक मनी बनाने के चक्कर में अपने पैसे को, जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनकी सैलरीज आती है, उनके पैसे को वो ट्रेडिंग के माध्यम से लगातार खो रहा है। क्यों? बिकॉज पूरी दुनिया के दिग्गज इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के ही प्लेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो होल ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि हर मार्केट में कोई भी एंट्री कर सकता है। एफआईआई, डीआईआई, एफपीआई, इंस्टीट्यूशंस, फंड हाउसेज, सब कौन है? दीज आर द बिग प्लेयर्स। और इनके साथ अगर आपको उसी समुद्र में रहना है, अगर आपको इनके साथ ट्रेड करना है, तो आपको अपनी कैपिटल को बचाना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करें, और इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली ये ट्रेडर्स की प्ले बुक है, जो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपको कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए मार्केट के अंदर, इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पोजीशन साइजिंग के बारे में जानेंगे, स्टॉप लॉसेस के बारे में जानेंगे, लेवरेज डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे, और सेबी के रूल्स के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, इसको जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिएगा। आई एम अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको एजुकेट करने के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह का इस वीडियो के माध्यम से बाई, होल्ड या सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलिटी चेक को लेके कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इंडिया में रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शनल क्यों नहीं है? ऑप्शनल नहीं है, इट्स ए मैंडेटरी। भैया, इसको ऑप्शनल लेके चलोगे तो आपका कैपिटल भी ऑप्शनल बन जाएगा आपके लिए, ठीक है? ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। 91% इंडिविजुअल्स ने, एफओ ट्रेडर्स ने 2025 में अपना पैसा गवाया है। 91% इंडिविजुअल एफओ ट्रेडर्स ने, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलोगे तो भैया आपका पैसा डूबा ही डूबा है। तो क्या आप भी एफओ में ट्रेड करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में 91% एफओ ट्रेडर्स ने लॉसेस किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके भी लॉस हुए होंगे, बट आपके कितने लॉसेस हुए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सेबी की स्टडी है जुलाई 2025 की, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? 26 का आंकड़ा भी नहीं आया, वो जब आएगा तब आपको बताऊंगा। इंडिविजुअल ट्रेडर्स का FY25 में टोटल कितना नेट लॉस हुआ है भैया? YOY पर 41% बड़ा है। कितना बड़ा है? FY24 के मुकाबले FY25 में कितना बड़ा है? 41% इंक्रीज हुआ है भैया इंडिविजुअल ट्रेडर्स का टोटल नेट लॉस। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी तेजी से पैसा डूब रहा है आपका, और आप हर साल बिना सीखे अपनी कैपिटल को, जो आप सेविंग में डालते, तो उससे अच्छा भैया आप अपने सेविंग अकाउंट में रखो, एफडी करो। अरे 4-5% भी मिलेगा इंटरेस्ट भैया, तो पैसा बनता तो रहेगा, डूबेगा तो नहीं। जो इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका नुकसान होने वाला है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान आप शेयर बाजार में एफओ ट्रेड करके कर रहे हैं। 1 लाख, मतलब 1.05 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान इंडिविजुअल ट्रेडर्स का है भैया, इंडिविजुअल ट्रेडर्स का। सेबी स्टडी जुलाई 2025, इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स है उन्होंने भैया कितना लॉस किया, खास तौर पे एफओ के अंदर किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कितना? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो क्या अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? पूरा वीडियो देखिएगा और आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं।
आप कर क्या रहे हैं? एक हाथ से कमा रहे हैं और दूसरे हाथ से उड़ा रहे हैं। ठीक है, उसको समझिएगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, वरना आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। 43% एफओ ट्रेडर्स 30 साल से कम की उम्र के हैं। मतलब जो अभी नए बच्चे हैं, जिनको भी बाजार के बारे में नहीं पता, बाजार इतना इजीली अवेलेबल हो चुका है कि आपकी फोन के टिप पे है, फिंगरप्रिंट पे है आपका। ओके ना, ओपन किया, फिंगर्स के एक्सप्रेशन दिए, स्क्रीन ओपन हुई, एंटर डाला, 500 क्वांटिटी, क्योंकि पैसा आपका पड़ा है, सैलरी आई, ट्रांसफर किया फटाफट। आपकी सैलरी अकाउंट से कनेक्टेड है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट यू आर डूइंग मैन? अपनी सैलरी एक हाथ से आ रही है, दूसरे ट्रेडिंग में जा रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर वक्त तो आप अपनी लूजिंग ट्रेड्स के बारे में सोचते रहते हो। बच्चे आके बात करते हैं, आप इरिटेट हो जाते हो। बट द इरिटेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द किड्स, इरिटेशन जस्ट बिकॉज यू आर लूजिंग योर मनी एवरी डे, दैट्स वाई। तो 43% एफओ के जो ट्रेडर्स है भाई, वो 30 साल से कम के हैं। जब उनका पैसे को बढ़ाने का समय है, तब वो ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। वाई? सीखो सीखो सीखो, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड। याद रखना इस चीज को। जो जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, ये इनको बहुत जल्दी जल्दी है भाई, ये जेनजीज हैं, इनको बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, और पैसा कभी जल्दी नहीं कमता है। मेरी छोटी सी बेटी है स्कूल में, बड़ी बेटी मेरी 11 में, छोटी बेटी मेरी सीनियर केजी में है। उसकी टीचर्स ने उसको एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट, एक बहुत ही अच्छी जो सीख सिखाई है कि कोई भी अच्छा काम होने में समय लगता है। तो वो मेरे को जब घर पे आती है तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, यस, कोई भी अच्छा काम होने में समय लगता है। तो अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनने का शौक है, तो दोस्तों टाइम दो, समय दो, सीखो, अपनी स्किल्स को बूस्ट करो। आप कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है, इसको बहुत जल्दी समझ लो। अदरवाइज आप आज से 10 साल के बाद खुद अपने गाल पे थप्पड़ मारोगे जोर का कि आपने क्या किया था। चलिए, जो ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में टिके हुए हैं, जो भी लॉन्ग टर्म में टिके हुए, वो सबसे ज्यादा विनर्स चूज करने वाले नहीं है कि उनको हर ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। जी नहीं, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया के अंदर जिसको एवरी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है। बट वो लॉसेस को सबसे अच्छे से मैनेज करने वाले होते हैं, यानी कि वो अपने लॉसेस को सबसे अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, और इसीलिए वो लंबे टाइम तक सरवाइव भी करते और प्रॉफिट भी कमाते हैं। ओके, तो नाउ अब क्या करना है? एफओ ट्रेड्स, अगर आपने ऑलरेडी बड़े नुकसान में है, देन होल्ड इट, थिंक अगेन, अपने आप को दोबारा से अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करो, सीखो। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सबसे फेयर कंटेंट मिलने वाला है तो यहाँ पर बिना लाग लपेट के बहुत सिंपल कंटेंट बनाता हूँ, कोई भी शोषा नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो जितना सिंपल रहोगे उतना ही अच्छा सीखोगे दोस्तों। सादा जीवन उच्च विचार, ये तो भैया हमारे जो बुजुर्ग है वो कह गए, तो आपको सादा जीवन उच्च विचार रखने पड़ेंगे अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, सीखते रहने के लिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर डालते रहना। साथ ही साथ आपका FY25 में कितना लॉस हुआ है एफओ के अंदर, ये भी मेंशन कीजिएगा विद योर एज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन साइजिंग के बारे में जानते हैं। पहला रूल ये क्या है? रूल नंबर 1, पहला नियम, पोजीशन साइजिंग। अब ये क्या होती है भाई? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हम तो पैसा डालते हैं एंड फटाफट से हमने क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी, उन्होंने कहा अच्छा इतना 500 शेयर, सबमिट, बाय, बाय हो गया। स्टॉप लॉस, वो तो हमें पता ही नहीं स्टॉप लॉस कहाँ पर है, बट हमने खरीद लिया। वो पता चला 500 लिए हमने आज, और 3 दिन के बाद हमने देखा तो 10,000 रुपए का नुकसान है। अब हम 10,000 का नुकसान अरे नहीं, बुक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे रिकवरी का, और 4 दिन बाद देखा 15,000 का हो गया, टेंशन बढ़ी। लेकिन अभी बुक नहीं करेंगे, तो अच्छा 10 पे ही कर लेते, अब कम से कम 10,000 तक नुकसान आएगा तब हम बुक करेंगे। पता चला वो 15 का 20 हो गया। एंड एवरी डे योर लॉस इज गेटिंग वाइडर वाइडर वाइडर, और जब आपकी मोर देन 50% कैपिटल एरेज हो जाती है, तब आप जागते हो कि अरे भाई जो बचा है उसी को निकाल लो। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग क्या होता है? 1 से 2% का नियम, इसको जान लो भाई।
और इसको आज से अभी से एप्लीकेबल करना शुरू कर दूं। एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% मैक्सिमम, इससे ज्यादा का रिस्क कभी भी मत लो भाई, चाहे आपको कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो कि ये कंपनी तो, ये स्टॉक तो चलना ही चलना है, बहुत बढ़िया चार्ट है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, तो यहां पर मैं इसको ले लेता हूं और ब्रेकआउट हो चुका है और ये हो गया और वो हो गया है, इंडिकेटर ब्रेक हो रहा है, ये साइन दे देगा, बुलिश ब्रेकआउट है, फॉरगेट एवरीथिंग। द फर्स्ट थंब रूल इज दैट अपनी पोजीशन साइजिंग को फिक्स करना है कि 1 से 2 मैक्सिमम 2% का आपको रिस्क लेना है अपनी एक ट्रेड के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए की है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है 5,000 का, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है 5,000 रुपए का। तो अब 5,000 का रिस्क आपने देख लिया कि भैया मेरा स्टॉप लॉस, और याद रखिएगा 5,000 के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका रिस्क होता है, और जितना रिस्क आ रहा है आपका उसके हिसाब से क्वांटिटी को आप सेट करना पड़ता है आपको। मान के चलिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को आपने फिक्स कर दिया जो 10 रुपए नीचे का है। माना कि कोई चीज आपने 250 रुपए की खरीदी और उसका जो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आपको नजर आ रहा है वो 250 रुपए का नजर आ रहा है, 240 का नजर आ रहा है, आपको लगता है 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और ये स्टॉप लॉस टूटेगा तो आपका स्टॉक बियरिश हो जाएगा, तो आप 240 रुपए का स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा देंगे, बाद में बात करेंगे टारगेट की। 240 का स्टॉप लॉस आ गया, 10 रुपए का रिस्क आ गया। अब इस 10 रुपए के रिस्क के हिसाब से आप अपने टोटल मैक्सिमम पर ट्रेड के रिस्क को उस पर्टिकुलर ट्रेड के रिस्क से डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका टोटल मैक्सिमम कितना है रिस्क पर ट्रेड का, 1%, 5,000 रुपए, तो 5,000 डिवाइडेड बाई आपका जो स्टॉप लॉस है पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर 10 रुपए का, तो आपने 10 से कितना, 500 शेयर, आपने 500 शेयर खरीद दिए कि 10 रुपए नीचे गया, मेरा पोजीशन कटा, तो मेरा मैक्सिमम 1% का 5,000 का स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है 10 रुपए, ये 10 रुपए फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए नीचे है, आपका जो प्रीवियस लो है चार्ट पर वो आपको 10 रुपए हो सकता है फ्लक्चुएशन में खा जाए आपका, तो इसका मतलब तो आपको हर स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पैसे को देख के स्टॉप लॉस लगाया तो आपके 10 में से 9 स्टॉप लॉस कटेंगे भाई मेरे, पैसों को देख के कि हाँ 10 रुपए का मैक्सिमम ले सकता हूं मैं, तो 10 में से 9 और कभी कभी तो 10 कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग बनानी है। तो हमने कहा 10 रुपए का नहीं है भाई, 10 रुपए के आसपास से पोजीशन कट जाएगी, हमारा जो मेजर स्टॉप लॉस बन रहा है स्ट्रेट के अंदर वो 20 रुपए नीचे है, तो मैंने 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन अब अगर 20 रुपए नीचे पे मैं 500 क्वांटिटी खरीदूंगा तो भैया मेरा 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो मेरी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, 5,000 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो मेरा आ जाएगा 250 शेयर, तो मैं 250 ही खरीदूंगा, मैं 500 नहीं खरीदूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अब 20 रुपए नीचे का है। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाई करने हैं ये आपको निकालना पड़ता है, टोटल मैक्सिमम। अब यहां पर देखिएगा कि आपका कैपिटल 5 लाख हो सकता है, किसी का 1 ही लाख कैपिटल हो, तो आपका 1% है 1,000 रुपए, यानी कि आपको 1,000 रुपए है, तब आपको क्या है, अगर आपको 1,000 रुपए लेना है, 1,000 रुपए मान के चलिए, तो आपको अगर 10 का स्टॉप लॉस है तो आपको सिर्फ 100 ही शेयर खरीदने भाई, कि 100 शेयर में 10 रुपए कटा तो भैया 14,000, 1,000 रुपए का लॉस में बुक कर सकता हूं। और अगर 20 रुपए का स्टॉप लॉस कटा तो भैया मैं 50 क्वांटिटी लूंगा, 50 इंटू 20 बराबर 1,000, तो 50 क्वांटिटी। तो आपकी क्वांटिटीज आपके स्टॉप लॉस पे और आपकी कैपिटल पे डिपेंड करती हैं, आपकी कैपिटल का 1% आपका स्टॉप लॉस और टोटल स्टॉप लॉस का आपका उस ट्रेड के अंदर आप कितना ले सकते हो, ठीक है, कितना मैक्सिमम रिस्क आ रहा है आपका, जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस से अपने टोटल मैक्स रिस्क को आपने डिवाइड किया तो आपको क्वांटिटी निकल के आ जाती है, वो आपने क्वांटिटी रख ली, ठीक है, क्लियर है। देखिए बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, जिसको अपने पैसे को बचाना है, अगर आपको अपनी कैपिटल को सेविंग करना है तो आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा बिना स्किप किए, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं फालतू है तो आप स्किप करो, आप यहाँ तक क्विट करके जाओ और आप 1 महीने बाद आना, आपका 50% नुकसान हो चुका होगा, मुझे बता देना। लिख आज आप लिख के रख लो मेरी बात, अपनी कैपिटल को, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मिसिंग करेंगे तो अगले 1 महीने में आप अपनी कैपिटल का 30 से 40 या इवन 50% तक लॉसेस करके बैठे होंगे, ठीक है। तो आप आज की तारीख नोट कर लो, 8 अगस्त 2026।
26 को मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं आपकी कैपिटल नहीं डूबे तो इस वीडियो को पूरा देखो भाई। किसी भी एक बुरे ट्रेड या गैप डाउन से होने वाला नुकसान लिमिट हो जाता है भाई मेरे। सडनली गैप डाउन हो गया, आपको नहीं पता गैप डाउन हो गया, क्या पता आपको, तो वहां पर आपको कोई भी एक खराब ट्रेड आ जाती है, कोई भी एक गैप डाउन हो जाता है सडनली, तो वहां से आपने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। अब वहां पर यह है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि लिमिट ऑर्डर और ट्रिगर ऑर्डर, तो हमेशा जब भी आप स्टॉप लॉस लगाइए तो ट्रिगर ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर सेट कीजिए, ताकि एक रेंज मिल जाती है आपकी पोजीशन को कटने की। मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस है 102 रुपए, इस पे कटना है, तो आप क्या करोगे, 102 रुपए का ट्रिगर ऑर्डर लगाओगे और 100 रुपीज का नीचे, तो 100 से 102 रुपए आप ये रेंज लगाओगे, तो इसमें आपकी ट्रेड के एग्जीक्यूशन के चांसेस हायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली वो 102 से 102 पे आया ही नहीं, 102.50 से सीधे 101 पे आ गया, तो अगर वो 101 पे भी आ जाएगा तो चूंकि आपकी रेंज में है 100 से 102, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अनएग्जीक्यूटेड नहीं रह जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं बताया तो आगे कभी आपके लिए ट्रिगर ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में बता दूंगा। कैपिटल खत्म किए बिना 10+ लूजिंग ट्रेड्स की स्ट्रीक झेल सकते हो, मतलब लगातार अगर आपकी 10 ट्रेड्स भी आपको नुकसान दे जाती हैं तब भी आप अपनी कैपिटल का 10% ही लूज कर पाते हो। 10%, 90% स्टिल आपके पास बचता है प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना आप। अगर लगातार आपने 10 ट्रेड्स लिए, 10 में आपका स्टॉप लॉस कट गया आपकी क्वांटिटी के हिसाब से 1% का, तब भी 1% के हिसाब से 10 ट्रेड, तो 10% आपका कट भी गया, तब भी आपके 90% बचते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लैरिटी हो गई कि अगर लगातार 10 ट्रेड पे, लेकिन जब आपकी 10 ट्रेड्स लगातार लॉस दे देती हैं, आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रीचेक करना चाहिए कि क्यों लगातार 10 ट्रेड मेरी लगातार मुझे नुकसान दे गई। मुझे जानना चाहिए क्या मेरा एंट्री गलत है, क्या मेरा स्टॉप लॉस गलत है, या मेरा एग्जिट गलत है। आपको अपने लेवल्स को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो अनदर नेक्स्ट 10 भी आप लूज करने वाले हैं। तो याद रखो, अपने ट्रेड को जरूर एनालाइज करना है कि आपकी ट्रेड में अगर ये नुकसान हुआ तो उसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व था, आपने क्या लेवल्स को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया, या आपके लेवल सही से नहीं निकाले गए, जो भी चीजें आपकी रही उस आउटकम को जरूर लिख के रखिएगा। इमोशन हटा देते हैं, इमोशन हटा देता है, कोई इमोशन नहीं। क्या मतलब इमोशन का, जब मैंने 1% के रिस्क की बात करी तो मैंने अपने 1% का स्टॉप लॉस निकाला, जो भी आ रहा है उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी परचेज की, और मैंने अपने स्टॉप लॉस का जीटीटी ऑर्डर या मैंने अपना एक लिमिट ऑर्डर है, जैसा भी मेरा जो ऑर्डर है माई जीटीटी, वो मैंने लगा के छोड़ दिया। पोजीशन साइज के फॉर्मूला है और फीलिंग नहीं आती, मतलब हमने पोजीशन साइज के यहाँ पर फॉर्मूला निकाल दिया कि 50 खरीदने, 100 खरीदने या 250 खरीदने। ये पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला आपने जब अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको किसी भी तरह की फील नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस हट होता, पोजीशन कट जाएगी, दैट्स ऑल। ये याद रखना, इमोशंस को घर रख के आओ भाई अपना, अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है, ठीक है। रूल नंबर 1 क्लियर, पोजीशन साइजिंग मैक्सिमम 102% का आपको रिस्क होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता एक ट्रेड के अंदर। चलिए, रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होता है समझिएगा। डिसिप्लिन ये होता है कि अगर हमने कोई एक रूल बनाया है तो हमें उसे 100% फॉलो करना है। रूल को 100% फॉलो करना है, 99.9% भी नहीं। रूल मतलब रूल। अगर आपने कहा मैंने 99% फॉलो किया अपने डिसिप्लिन को, लेकिन उसके बाद भी मुझे नुकसान हो रहा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो जो 1% आपने फॉलो नहीं किया वो आपका बाकी के 99% ट्रेड्स का सारा कमा धमा जो भी पैसा था आपको वो लेके चला गया। तो आपको डिसिप्लिन कहने का अधिकार तभी है जब आप 100% ऑफ द टाइम डिसिप्लिन है, ठीक है। स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन, एंट्री लेने से पहले अपने एग्जिट को डिसाइड कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, एग्जिट को देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली स्टॉप लॉस कहाँ पर है, पता ही नहीं। एंट्री पता है, करंट प्राइस चल रहा है ले लिया, मार्केट प्राइस पे ले लिया जीरो डाल के, लिमिट प्राइस पे ले लिया, और सपने देख लगे कि भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है, एक हफ्ते में 15 दिन में मेरे को 40-50% का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा मतलब 50,000 70,000 हो जाएगा, मैं निकाल लूंगा उसको, मैं 10 दिन में 20,000 कमा लूंगा। हलवा है क्या? यहाँ पर कोई यहाँ पर खैरात नहीं बट रही है मेरे भाई, कि आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, 10 दिन के अंदर आपने 20,000 कमाया, 30,000 कमाया और चलते बने। भैया यहाँ पर दुनिया के दिग्गज ट्रेडर बैठे हैं,
जो कि अपनी नींद हराम करके दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और इस ट्रेडिंग के सिस्टम को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। आप की तरह नहीं कि भाई आपने सैलरी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया, मोबाइल फोन से ट्रेड लगाई और 15 दिन के अंदर आपको 20,000 रुपए 30,000 रुपए प्रॉफिट हो गया और आप मौज कर रहे हैं। आप कभी पैसा नहीं कमा सकते जब तक आपको लेवल्स की जानकारी नहीं है। लेवल्स की जानकारी के लिए आपको पढ़ना और सीखना ही पड़ेगा। तो एंट्री लेने से पहले आपको अपना एग्जिट डिसाइड करना होगा। स्टॉप लॉस एक ओपन एंडेड रिस्क को एक नॉन लिमिटेड रिस्क में बदल देता है। एक ऐसा रिस्क जो कि आपको पता ही नहीं है, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आपको पता ही नहीं प्राइस कहां जाने वाला है। मैंने अपने 12, 13, 14 सालों का जो करियर है मेरा स्टॉक मार्केट का, उसमें मैंने एक एक हजार रुपए के स्टॉक्स एक एक रुपए तक आते देखे, डीलिस्ट होते हुए देखे कंपनी जो कि दिग्गज कंपनीज हैं, ठीक है, दिग्गज कंपनी, सत्यम आप देख सकते हैं, ठीक है, यस बैंक, इट्स अ बिग बैंक, क्या हुआ 5 रुपए में ट्रेड करने लगा था एक दिन, ये अभी भी 20 पे कर रहा है। तो बड़े बड़े दिग्गज मैंने देखे शेयर। तो भैया जो आपको पता ही नहीं नीचे कहां गिर सकता है, 5,000 का अगर कोई शेयर है तो उसमें मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है मेरे भाई, है 5,000 रुपए का, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, गिरने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा है और आपने 500 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखा है, तो बाजार इधर से उधर हो जाए आपको कितना नुकसान होगा, मैक्सिमम 500 रुपए का होगा मेरे भाई, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। तो स्टॉप लॉस एक अननोन रिस्क को आपके एक लिमिटेड रिस्क में बदल देता है कि भैया बाजार में चाहे कुछ हो जाए, बाजार क्रैश हो जाए, मेरा तो भैया 1% ही जाने वाला है और इससे ज्यादा मेरा जा नहीं सकता, क्योंकि मैं 1% का रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, ट्रिगर लगा के रखता हूँ। बाजार क्रैश भी हो जाएगा तब भी मेरा मैक्सिमम 1% जाएगा। दिस इज अ स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। ये आपको स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन बताता है। हार्ड स्टॉप लॉस एक प्रीसेट प्राइस लेवल जो एंट्री लेते ही जीटीटी या स्टॉप लॉस ऑर्डर के रूप में लगा दिया जाता है, फास्ट मूविंग मार्केट में हेजिटेशन खत्म कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने एंट्री लिया, मुझे पता है कि ये स्टॉप लॉस है, मैंने फट से एक जीटीटी ऑर्डर या फिर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब बाजार कितना भी वॉलेटाइल हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, मेरा स्टॉप लॉस 1% पे लगा है, ठीक है, ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, रोज तो वॉलेटाइल रहने नहीं वाला है, कभी कभी है, ठीक है, हो जाएगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा ना, कितना जाएगा 1% जाएगा, कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हार्ड स्टॉप लॉस होता है, वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस। तो हार्ड स्टॉप लॉस मतलब आपने स्टॉप लॉस निकाला, फिक्स किया और अपना आपने लगा के छोड़ दिया एक ऑर्डर को कि भैया ये मेरा लेवल आता है अगर मार्केट में पोजीशन कट जाए। वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस एटीआर, एवरेज टू रेंज, स्टॉप की डिस्टेंस के एवरेज टू रेंज के हिसाब से सेट होती है। अब जो डिस्टेंस है कितना दूर होगा, ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होगा तो उसका रेंज बढ़ जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है आपका। और अगर स्टेबल स्टॉक है तो आपका जो जो आपका वॉलेटिलिटी कम है चूंकि, तो आपका नैरो स्टॉप लॉस हो जाता है, टाइट स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये वो हम एटीआर के बेसिस पे निकालते हैं, क्या एटीआर वॉलेटिलिटी शो कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, फार स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगर आपका स्टेबल मार्केट है तो नियर का स्टॉप लॉस आपको लगाया जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बट मोस्ट यूजफुल फॉर अ ट्रेडर के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग क्या होता है, प्राइस फेवरेबल डायरेक्शन, यानी कि आपने कोई यहां पर खरीदा और आपका ये स्टॉप लॉस है, अब प्राइस आपके दिशा में चल रहा है तो ये स्टॉप लॉस भी यहां से उठ के यहां आ जाएगा ट्रेल करता हुआ, क्योंकि बाजार ऊपर चला गया तो ऊपर के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता जाता है वैसे हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर आता जाता है, ठीक है। प्राइस फेवरेबल डायरेक्शन में जाने पर प्रॉफिट लॉक कर देता है, अपसाइड लिमिट किए बिना गेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अपसाइड तो जा रहा है जितना भी जाना है, लेकिन यहां से लॉस, ये एंट्री है, अब मेरा एंट्री से ऊपर का स्टॉप लॉस आ गया, यानी कि मेरे को कभी भी लॉस नहीं हो सकता, भले ही छोटा सा प्रॉफिट हो। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर 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 आता जाएगा, यानी कि मेरी एंट्री से जितना दूर जाता रहेगा उतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये फायदा है कि वो अपसाइड की डायरेक्शन में, जो आपके प्राइस फेवरेबल डायरेक्शन है, प्राइस की डायरेक्शन में ऊपर चढ़ता, नीचे की तरफ ट्रेल नहीं होता, याद रखो नीचे की तरफ ट्रेल नहीं होता, यानी कि अगर आपने एंट्री ये लिया, स्टॉप लॉस ये लिया और प्राइस आपका नीचे आते लगा
तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे या नहीं, आपका प्राइस जैसे नीचे आएगा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट जाएगा भाई। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होता, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस फिक्स होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की तरह होता है, यहाँ पर मैं लिख दूं भैया अपसाइड, अपसाइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपसाइड यानी कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तभी ट्रेल होता है स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ जाता है तो कोई ट्रेलिंग नहीं होती। गोल्डन रूल, एक बार सेट करने के बाद स्टॉप लॉस को और रूम देने के नाम पर दूर मत करो, इससे सिर्फ प्रॉफिट लॉक करने के लिए मूव करो भाई। मेरे मतलब कहने का क्या है, इसको समझ लीजिएगा कि मैंने एंट्री यहाँ पर ली, मेरा स्टॉप लॉस ये रहा और प्राइस ये गया। अब यहाँ पर आने के बाद प्राइस, जस्ट मोमेंट, प्राइस मेरा यहाँ आने के बाद वो वापस से यहाँ आने लगता है, तो मुझे लगता है नहीं प्राइस ऊपर तो जा रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा लेता हूँ और ये मेरा कट जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार बच गया यार। और फिर जैसे ये आता है मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पर आ जाता है प्राइस, मैं यहाँ लगा लेता हूँ, फिर स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता है, मैं और नीचे लगा लेता हूँ और फिर उसका स्टॉप लॉस काट देता। पता चलता है जो मेरा इतना सा लॉस होना होता वो मेरे को इतना बड़ा लॉस हो जाता है। तो कभी भी आपको रूम नीचे की तरफ नहीं देना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा जब भी आपका स्टॉप लॉस एंट्री और जब भी प्राइस ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को आपको यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, प्राइस और ऊपर गया यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, प्राइस और ऊपर गया यहाँ से उठा के यहाँ। अब प्राइस अगर रिवर्स भी होता है तो आपका पैसा यहाँ, मतलब प्रॉफिट आपका एंट्री थे यहाँ से यहाँ पर। तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ अपसाइड डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट वो ब्रॉड होता चला जाए और आप प्रोटेक्टेड भी बने रहे। ओके, क्लियर। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन करना है। तीसरा रूल, रूल नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1 से 2% होना चाहिए, यानी कि 1:1 का ट्रेड नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है इसको भी बता देता हूँ। बिकॉज आपने एक ट्रेड ली 1:1 की, दूसरी ट्रेड में आपको 1:1 का लॉस हो गया। आपने 2 ट्रेड में कमाया कुछ नहीं, लेकिन आपका चला गया। अब आप कहोगे भाई मैंने एक ट्रेड में कमाया और दूसरी में मैंने गवा दिया, इसमें मैंने कमाया इसमें गवा दिया, तो मेरा गया क्या? भैया टैक्सेस, ब्रोकरेज और जो अदर जो आपके पैसा जाता है ना टैक्सेस के नाम पे छोटा छोटा, ठीक है, ब्रोकरेज के नाम पे जो भी पैसा जाता है आप इकट्ठा हो गए, वो तो आपको नुकसान हो ही रहा है ना। और उसके बाद अगर आपने 1:1 की ट्रेड ले ली, ठीक है, आपने दे ली 1:1 की ट्रेड ले ली, अब आपने कोई एक ट्रेड ले ली जिसमें आपको लॉस बड़ा हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा कि आपका प्रॉफिट तो कहीं नहीं बन रहा, आपका लॉसेस बन रहा है। यहां पर आपका 50% का ही मौका है, यानी कि या तो आप जीतोगे या आप हारोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपने क्वाइन को उड़ाया, टेल आ गया तो हम जीते, हेड आ गया तो हम हार गया, तो ये तो उसी तरीके की ट्रेडिंग हो गई भाई, ठीक है। तो ये नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कम से कम रखना है, 1:3 होता है तो बेस्ट होता है। 1:2 रेशियो के साथ आप सही से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। यानी कि आपने 1:2 की जब ट्रेड ली तो आप जब 2 ट्रेड रॉन्ग करेंगे तब आप अपनी इस ट्रेड के बराबर आएंगे। तो आपने अगर 1:2 में 2 ट्रेड प्लस में ले ली, यानी कि आप 4 पॉइंट पा गए, और आपने अगर 2 ट्रेड माइनस में ले ली तो आपके माइनस के 2 पॉइंट होगा, तब भी आप प्लस के 2 पॉइंट में रहे मेरे भाई, रहे। तो वहां पर आप गलत, आप जो है क्या होता है ज्यादा बार गलत हो सकते हैं, उसका एक लिवरेज मिल जाता है आपको कि हम ठीक है, हमने 2 ट्रेड पॉजिटिव में कमाई है, अब हमारी 2 ट्रेड गलत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्टिल पॉजिटिव में। तो रिस्क कितना है? 2000 का, रिवॉर्ड कितना है? 4000 का है। तो 1:2 के रेशियो में 35% विन रेट रहता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है। 35% ऑफ द टाइम आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। विन रेट मतलब 35% ज्यादा आप जो है पैसा प्रॉफिट में रह सकते हैं। अगर आपकी 2 ट्रेड गलत भी होती है तब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन के लिए जरूरी विन रेट क्या है, ठीक है। तो आपका विनिंग रेट जितना ज्यादा होगा उतने ही आपके पास चांसेस कम है। विनिंग रेट जितना कम है कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा लूजिंग का केवल 25% है और हम यहाँ से 75% कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1:1 50%, इधर जीते इधर हारे। 1:2 यानी कि 33% लूजर, 66% हमारे जीतने के चांसेस है। 1:3 यानी कि हम 75% विनिंग
मोमेंटम बैठे 25% लूजिंग में बैठे, यानी कि हम हर 1 रुपए के नुकसान पे 3 रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो हायर रेशो से आपको ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स के लिए रूम मिलता है। तो जितना अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि रेशो अगर हायर है तो यहाँ पर लूजिंग ट्रेड ज़्यादा हो रही है, यानी कि हर ट्रेड आपकी गलत भी हो रही है, सही भी हो रही है। 33% में क्या है, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब लूजिंग ट्रेड आपकी कम है, हारने वाली ट्रेड कम है, जीतने वाली ज़्यादा है। 25% में आपकी 25% ट्रेड हारेंगी, 75% ट्रेड जीतेंगी। तो आपका क्या रहता है कि वहां पर आपका जो प्रॉफिट मेकिंग जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता रहता है। आपको 1:3 बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पर 3 बार गलत होंगे, अगर 3 बार भी गलत होंगे तब भी आप, अगर आपने 1 बार प्रॉफिट कमाया और 3 बार गलत हुए तब भी आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रोकेज ही जाने वाला है और कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने 2 बार जीत लिया और 3 बार गलत हो गए तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट जोन में रहने वाले हैं। तो रूल नंबर 3, आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 और बेस्ट 1:3 हो सकता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4, सेक्टर्स और इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाई करो। अब लोग क्या करते हैं, जब उनको लगा ऑटो सेक्टर अच्छा है तो ऑटो के ही 3-4 शेयर निकाले, उसमें लगा दिया। आईटी अच्छा तो आईटी के ही 3-4 में लगा दिया, सारा पैसा खत्म कर दिया। ठीक है, आपको अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं जानते, अगर आप अपने पैसों को मल्टीपल सेक्टर्स में लगाना नहीं जानते, तो फिर बाजार में आप हायर रिस्क जोन पे बैठे होते हैं। तो सेक्टर में क्या होता है, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, डिफेंस हो गया, इंफ्रा हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, सोलर हो गया। आप अलग अलग सेगमेंट में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, एक साथ मत लगाओ जो सेम न्यूज पर एक साथ मूव करते हैं। यानी कि ऑटो में कोई खबर आ गई और आपने सारा पैसा ऑटो में लगा रखा है अलग अलग शेयर में, तो सारे ऑटो के शेयर गिरेंगे और आपका पैसा डूबेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर ऑटो का 1 या 2 शेयर है और बाकी अलग अलग सेक्टर के, तो अगर 2 शेयर में लॉस हो भी रहा है तो बाकी सेक्टर्स में जो रिकवरी है वो उन 2 शेयर के लॉसेस को कवर अप कर लेती है। तो सेक्टर्स में क्या होता है, आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करना है, अलग अलग सेक्टर में लगाना है। मार्केट कैप्स में, यानी कि कुछ पैसा लार्ज कैप में लगाना है, कुछ पैसा आपको स्मॉल कैप में लगाना है, कुछ मिड कैप में लगाना है, कुछ माइक्रो कैप में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए होता है, मतलब इनमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, स्टेबल प्राइस होते हैं। मिड और स्मॉल कैप में सोच समझकर ही एक्सपोजर के साथ मिक्स किया जाता है, क्योंकि मिड कैप में भी कुछ शेयर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और कुछ में एक बैलेंस मूव चलता है। तो वहां पर आप मिड और स्मॉल कैप में भी ये देख के कि कहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, उनमें आपका एक्सपोजर एक प्रॉपर लिमिट के साथ होना चाहिए, और कहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ के साथ मोमेंटम है वहां पर आपको लगाना चाहिए। तो आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कैप्स है, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ठीक है, ब्लू चिप्स, तो उनको आपको देख के अलग अलग में पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में कुछ कैश इक्विटी में लगा दिया आपने, कुछ एफओ में आपने फ्यूचर खरीद लिया, अगर आपको लगता है कि आप एफओ में अच्छी पकड़ है आपकी। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े हैं 91% ऑफ द रिटेल जो इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एफओ में पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी पैसा नहीं कमा रहे होगे, एक में कमा के 4 में गंवा रहे होगे और आप खुश हो रहे होगे। ठीक है, तो आपने मुझे लूजिंग ट्रेड्स को शेयर कीजिएगा, तो आप कितना लॉस कमा रहे हैं पता तो चलेगा कि आपका लॉसेस कितने हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड में बैलेंस बनाओ, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कैश में ले सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं, जिनको कि फंड मैनेजर्स ओन करते हैं, हैंडल करते हैं। उसको डेरिवेटिव्स को अपने कैपिटल पर हावी मत होने दो, क्योंकि जनरली क्या होता है, लो डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, कॉल ऑप्शन खरीदना, पुट ऑप्शन खरीदना, 2-2 हज़ार रुपये में डेरिवेटिव ट्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन 2,000 रुपये, हर दिन 1,000 भी कह रहा हूँ मैं, चलो आपने डेरिवेटिव में आज 1,000 पर ट्रेड दिया, 1,000 चला गया, अगर आप हर दिन भी 1,000 रुपये खो रहे हो तो भाई 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं महीने में, 22,000 रुपये का आप गवा रहे हो। आप समझ रहे हो, 22,000 रुपये, और किसी किसी दिन तो 1,000 से ज्यादा ही चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, डेरिवेटिव को अपने आप को हावी मत होने दो। ठीक है, कभी कदार आपको लगता है तो ओके है, बट आप वहां पर भी अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं और आपने अगर 3 बार डेरिवेटिव प्ले किया और लॉसेस हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए और वहां पर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना स्टॉप करना चाहिए फॉर टाइम बिंग के लिए। ठीक है, तो अपने कैपिटल पे हावी मत होने दो, कैश इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं, गोल्ड वगैरह में भी। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट में आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है और रिस्क जो होता है वो आपका मेंटेन रहता है टाइम के अक्रॉस।
एक लमसम ट्रेड लेने के बजाय एंट्री स्टैगर करो, यानी कि एसआईपी स्टाइल में एंट्रीज करो। तो अगर आप भाई देखिए एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप बाजार में रोज नहीं बैठ सकते, हर समय ट्रेड नहीं कर सकते, तो एसआईपी आपके लिए सबसे अच्छा होता है कि आपने एक स्टॉक की एनालिसिस की और आपने देखा कि हाँ ये 3 से 4 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं जिसका मैंने एक बास्केट बना लिया है, और उन बास्केट में मैं हर महीने 5,000 रुपये डालता हूँ, जो कि 5 तारीख को मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। उन 5,000 के हिसाब से इन 5 शेयर्स में मेरे 1,000 रुपये, या किसी में 1,200, किसी में 800, किसी में 1,500, किसी में 1,000 रुपये वो शिफ्ट होकर मेरा 5 शेयर्स के अंदर एक एसआईपी चलता रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अगर आपके शेयर्स अच्छे हैं, अगर आपने अच्छी एनालिसिस के बाद उन शेयर्स को मैं एसआईपी स्टार्ट किया, तो वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न भी दे सकते हैं अगर आप एक लंबी अवधि के लिए एसआईपी करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका एक एसआईपी का रहता है। लेकिन देखिए जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कोई ट्रेड लेना है, कोई आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो एफओ में हो, तो आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही लीजिए। हमारे वीडियो को आप रिकमेंडेशन का माध्यम मत बनाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5, लेवरेज और मार्जिन रूल्स की रेस्पेक्ट करो। देखिए मार्जिन और लेवरेज जो रूल मिला है, जो आपको मिला है, वो आपके लिए दो धारी तलवार की तरह काम करने वाला है। ठीक है, दो धारी तलवार की तरह नहीं कहूँगा, मेरा शायद स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हाँ वो आपके लिए दोनों एंड पे काम करने वाला है। आपको सही तरीके से आप यूज करोगे तो आपको फायदा भी देगा, गलत तरीके से आप यूज करोगे तो आपको नुकसान भी देगा। जस्ट लाइक अ सेल फोन, स्मार्टफोन। आज के बच्चे स्मार्टफोन्स को जो बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन को और नए आयाम पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो उनको गलत तरीके से गेम्स खेलना, मूवीज देखना, इन सभी चीजों को, इधर उधर की चीजों को देखने में खर्च कर रहे हैं, वो अपने इम्पॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। तो आप वहीं पर ये कि आपको जो सुविधा मिलती है जिस चीज की, उस सुविधा का आप कैसे लाभ उठाते हैं ये मैटर करता है। क्या आप उसका अननेसेसरी आप उसको यूज करते हैं, या फिर आप उसको सही स्ट्रेटजी के साथ यूज करते हैं। तो लेवरेज का और मार्जिन का रूल उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। लेवरेज गेन्स और लॉसेस दोनों को एक इक्वली, ठीक है, बढ़ा देता है। अब जैसे जैसे जितनी बड़ी आप पोजीशन लोगे, अगर आपने 50,000 की पोजीशन ली है तो आपको उतना नुकसान है। वहीं पर अगर आपने 5 लाख की पोजीशन ले ली तो आपको 10 टाइम आपको नुकसान भी तो बढ़ जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है 10 टाइम में, तो नुकसान भी 10 टाइम बढ़ रहा है मेरे भाई। 50,000 में आपका नुकसान 500 रुपए का है, तो 5 लाख का ट्रेड लोगे तो आपका नुकसान भी तो 5,000 रुपए का होगा। या आपने मान के चलो 50,000 में आपने कहा 5,000 का रिस्क लूंगा मैं, ठीक है, 10% का, तो 5 लाख में 10% आपका कितना हो गया भाई, 50,000 रुपये हो गया ना। तो आपका रिस्क भी तो इंक्रीज हो जाता है। सेबी के का पीक मार्जिन और एफओ फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स इसे बार बार वाइप आउट हो रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स बार बार इसे वाइप आउट हो रहे हैं, इसीलिए उनका पीक मार्जिन और एफओ फ्रेमवर्क इसीलिए दिया गया भैया कि आप वाइप आउट हो जाते हो, आपको मार्जिन और डालना पड़ेगा बार बार। सेबी ने अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन मैंडेटरी कर दिया है। अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन मैंडेटरी कर दिया है। अब अनपेड मार्जिन पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आपको पहले से पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मतलब मार्जिन का मतलब है जितना वो मैक्सिमम कैप उन्होंने दिया, अगर 20% का मार्जिन दिया तो 20% का कैप आपको देना पड़ेगा, तो वहां से आप अपने ट्रेड लोगे, लेकिन जैसे ही वो 20% कटेगा आपकी ट्रेड कट जाएगी। ठीक है, अगर इंट्राडे में मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो पीक मार्जिन पेनल्टी लगती है। अगर इंट्राडे में आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है और आप उसको दोबारा से ऐड नहीं करते फंड को, तो आपको पीक मार्जिन पेनल्टीज लग जाती हैं, जिसके मैसेजेस आपको मोबाइल पे आ जाते हैं आपके ब्रोकर से। हायर लॉट साइज और कम वीकली एक्सपायरी खास तौर पर ओवर लेवरेज्ड स्पेकुलेशन रोकने के लिए लाई गई थी। हायर लॉट साइजेस और कम वीकली एक्सपायरी मतलब क्या हुआ था 2024 में, सेबी ने क्या किया, जो लॉट साइज थी वो बढ़ा दी थी ताकि रिटेल ट्रेडर कम से कम ट्रेड करें, और एक्सपायरी बढ़ा दी थी, जो आपकी शॉर्ट वीकली एक्सपायरी थी उनको कम कर दिया था ताकि आप ज़्यादा ट्रेड ना कर पाएँ, आप मंथली की एक ही ट्रेड करें, मंथली एक्सपायरी की। तो उनको इसीलिए बनाया गया था ताकि जो लेवरेज स्पेकुलेशन रोकने के लिए ये सब चीज़ें लाई गई थी। अब अलग अलग लेवरेज पर आपका अगेंस्ट 5% का मूव आता है, यानी कि आप कैश में प्ले कर रहे हैं तो आपको केवल माइनस के 5% का लूज रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे आपने लेवरेज ले लिया 3x का, 3 गुना आप ट्रेड ले रहे हैं अपने कैश से, तो आपका कैश जो भी है, ठीक है, उससे आपने 3 गुना का लेवरेज ले लिया तो आपको 15% का नुकसान हो गया।
आपने 10% का लेवरेज ले लिया एफओ में तो आपको 50% का नुकसान होगा। तो कैपिटल आपकी क्या है, आपकी 50 के थी तो यहाँ पर कितनी रहेगी, 25,000 रहेगी आपकी कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपने 10 टाइम आपने लेवरेज ले लिया भैया। समझ गए ना? तो इसको समझिएगा कि लेवरेज को सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ यूज करना, अननेसेसरी यूज नहीं करना। चलिए, तो ये रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। रिवेंज ट्रेडिंग तो बहुत होती है भाई इंडियन मार्केट के अंदर। मैं अब ये जो लॉस है मेरा रिकवर करके ही मानूंगा। पैसा और डालता है वो भी गया, और डालता है वो भी गया, और डालता है वो भी गया। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है मेरे भाई। ट्रेडिंग करनी है सेटअप्स के लिए, नॉट फॉर रिवेंज। सेटअप मिलेगा ट्रेड करेंगे, सेटअप नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। रिवेंज थोड़ी ना, बदला थोड़ी ना हो रहा है। परमात्मा से कोई लड़ता है ना? नहीं लड़ता। मार्केट इज ए गॉड। ईश्वर से कोई लड़ पाया है? कौन लड़ेगा? ईश्वर से लड़ोगे? मार्केट गॉड है भाई, उससे नहीं लड़ सकते। मार्केट की रिस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो। अगर तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे, उसका सम्मान करोगे, तो आप देखोगे कि वही बाजार आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। एज सेबी डेटा बताता है कि 75% से ज्यादा लॉस मेकिंग एफओ ट्रेडर्स लगातार सालों के लॉसेस के बाद भी ट्रेडिंग करते रहते हैं। मतलब आप पिछले कई सालों से लॉस कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप, जो आपका डोपामाइन है ना, वो आपको बैठने नहीं देता। क्योंकि वो सुबह से रोज आपको बैठा देगा 9 बजे स्क्रीन पे, और आपको कि यार चलो आज 5,000 रुपये और डालता हूँ, बैंक में पड़े हुए हैं मेरे, खाली पड़े हैं। और आपने 5,000 रुपये और डाले और आपने ट्रेड किया, और शाम तक वो 5,000 साफ। और लगातार आप साल दर साल तार दर तार लॉसेस करते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी आप एफओ की ट्रेड, और एफओ की ट्रेड स्विंग ट्रेड नहीं, डिलीवरी नहीं, एफओ की ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें इतना ज्यादा एडिक्शन है कि भाई क्या ही चरस गांधी का एडिक्शन होगा। लोगों का एफओ का एडिक्शन हो चुका है, वो एडिक्ट हो चुके हैं। लॉस होने के बाद भी अपनी सारी मेहनत की पूंजी कमाई, घर पे वो अपने बीवी बच्चों के साथ 5 मिनट बैठ नहीं सकते, प्यार से बात नहीं कर सकते, इरिटेट हो चुके हैं पिछले सालों तक। लेकिन उसके बाद भी वो 10 मिनट आंखें बंद करके अपना सेल्फ की मिस्टेक्स को एनालाइज ना करके, रोज सुबह उठते ही वही गलतियां करते रहते हैं। स्ट्रेटजी से पहले डिसिप्लिन टूट जाता है और बनती नहीं स्ट्रेटजी। तो ट्रिगर करना है। देखिए, मैं कंटेंट पढ़ के भी आपको बता सकता हूँ कि भैया लाइन पढ़ दी फटाफट किताब की तरह, और मैं आपको थोड़ा सा एक भाई की तरह, छोटा समझ लीजिए, बड़ा समझ लीजिए, जैसा भी समझ लीजिए, एक भाई की तरह आपको समझाने के पर्पज से हमेशा बात करता हूँ। वीडियो लंबे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मुझे जो सही बताना है, जो मुझे सही लगता है, मैं वो करता हूँ, और वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल देके। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सत्यता यही है कि आप लोग एडिक्ट हो चुके हैं एफओ के, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ट्रिगर, एक लूजिंग ट्रेड या किसी हॉट स्टॉक की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिगर क्या है आपका। कोई भी आपने किसी में लूज कर दिया ट्रेड, तो आप क्या करोगे, वहां पर आपको, वहां से आप पैसे को रिकवर करने का प्लान करोगे कि मैं यहाँ से फिर से रिकवर करूँ। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर 1, 2 या 3 बार मैक्सिमम लॉस कर चुके हैं, तो उस शेयर को अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री से फिलहाल के लिए अगले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए क्रॉस कर दीजिए। क्योंकि वो जो लॉस का जो आपके अंदर जो भावना आ चुकी है, नहीं तो वो शेयर में रिवेंज के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो उसको आप अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए उस शेयर में ट्रेड करना बिल्कुल भी स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। इम्पल्स रिएक्शन, बिना प्लान के बड़े साइज में वापस, ठीक है, कूद पड़ना। मतलब आपने एक ट्रेड में लॉस किया, फिर आपको लगा कि यार अब अच्छे लॉसेस लग रहे हैं, आपने नहीं देखा, आपको लगा अच्छा प्राइस है, करेक्शन हो चुका है, लेकिन आपको नहीं पता था जो करेक्शन हुआ था, और जब वो करेक्शन में जहां पर खड़ा हुआ है वो अपने मेजर स्टॉप लॉस के नीचे खड़ा हुआ है। आपने ये तो देखा नहीं, आपने एंट्री कर दी कि काफी करेक्ट हो गया, पता चला वहां से भी और टूट गया। तो आपने ट्रेड लिया था कि पैसा वापस रिकवर कर लूंगा, यहाँ तक भी रिकवरी करेगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन वो और टूट गया, आपका पैसा और गया। सर्किट ब्रेकर, एक डेली लॉस लिमिट सेट कर दो कि भाई मैक्सिमम मेरे को 2% का लॉस लेना है, 3% का लॉस लेना है, 1% का लॉस लेना है। आपकी कैपिटल का जितना भी वो लॉस आपका एक दिन में आ जाए, आपका उस दिन का ट्रेडिंग बंद हो जाना चाहिए, ठीक है।
उस दिन का टर्मिनल आपका बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए कि भैया मेरा 3% का लिमिट सेट है, अगर मैंने एक दिन में अपनी कैपिटल का 3% खो दिया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा रीसेट रिचुअल क्या है, स्क्रीन से दूर हो जाओ, ट्रेड्स को अगली सुबह रिव्यू करो, मिड सेशन में नहीं। अब ये बहुत जरूरी है और यही नहीं करते। स्क्रीन खुली रहती है, 15 मिनट के लिए हम उठ के तो चले जाएंगे इधर उधर, लेकिन हमारा दिमाग वही स्क्रीन पे ही रहता है। हम उठ के फिजिकली चले जाते हैं, नीचे घूमाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही स्क्रीन पे रहता है कि चार्ट कैसे मूव कर रहा होता है, और फटाफट से अपना काम निपटा के 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में वापस से स्क्रीन पे आते हैं और बिना सोचे समझिए आओ देखा ना ताओ, और हमने देखा ही नहीं कि क्या चार्ट स्ट्रक्चर चल रहा है, किस तरीके का मार्केट चल रहा है। हमने देखा यार ये तो 100 रुपये पे था और अभी 50 पे आ गया है, 60 पे आ गया है, आग बंद करके दोबारा से एंट्री ले ली और ये नहीं जाना कि अब ये बियरिश हो चुका है। तो जब आपका ट्रेड आप देख लीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन से हट जाना है। आपकी ट्रेड रॉन्ग हो गई, उस दिन बंद कर देना है, सिस्टम बंद कर देना है, एवरीथिंग क्लोज। अपनी ट्रेड को दोबारा से अगले दिन एनालाइज करो या मार्केट के बंद होने के बाद एनालाइज करो। मार्केट के चलते समय उसको री एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, रूल्स हैं जो कि एक ट्रेडर की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और ये आप में, मुझ में और किसी और में एक समान होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी अल्टीमेटली हैं तो ह्यूमन ना, तो हम सभी का थॉट प्रोसेस, हम सभी की साइकोलॉजी एक ही जैसी होती है, ये याद रखिएगा। तो रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 7, पोजीशन हैज करो और रेगुलेटेड चैनल से ट्रेड करो। पोजीशन को हैज करना, ठीक है, यानी प्रोटेक्टिव पुट्स। आपने कोई पोजीशन ली, आपने कोई स्टॉक लिया राइज के लिए, उसके अलावा आपको लगा कि नीचे भी गिर सकता, तो आपने वहाँ पर प्रोटेक्टिव पुट्स ले ली, ताकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे गिरे तो पुट्स आपको पैसा बना के दे दे, और प्राइस ऊपर जाए तो आपका पुट का स्टॉप लॉस जो भी है आपको जो है। अर्निंग या बजट डे की वॉलेटिलिटी में डाउनसाइड कैप करने के लिए अपनी बड़ी कैश होल्डिंग के अगेंस्ट एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदना चाहिए। यानी कि हमें, जब हमारे पास कोई बड़ी पोजीशन बनी हुई है तो हमें पुट से हैज कर देना चाहिए। जब देखते एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार नीचे जा सकता है, तो हम उस पोजीशन को, हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि आपके पास 500 शेयर हैं तो आप 20 शेयर की पुट का लॉट लेके या 50 शेयर की पुट का लॉट लेके उसको हैज कर पाएंगे, जी नहीं। वो आपको उस क्वांटिटी के कंपैरेटिवली अपनी पुट को मेंटेन करना पड़ता है कि 500 क्वांटिटी है तो उसके कंपैरेटिव मेरे को पुट का साइज भी उतना ही होना चाहिए, तभी मेरे लॉसेस और मेरे प्रॉफिट्स। और उसमें भी पुट का जो प्राइस बढ़ता है, उनका गीक्स वगैरह को देख के कि भाई उधर तो 1 रुपया बढ़ा लेकिन इधर 50 पैसे गिर रहा है, तो वो देख के आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हम कभी लेटर बात करेंगे। बट पुट के साथ आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पोजीशन को। हेज्ड एफओ स्ट्रक्चर्स, नेकेड ऑप्शन बाइंग सेलिंग के बजाय स्प्रेड, जैसे बुल कॉल स्प्रेड यूज करो, ताकि मैक्सिमम लॉस से पहले ही डिफाइन हो सके। तो जनरली नेकेड जो एफओ ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नेकेड बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, या तो खाली कॉल बाइंग करेंगे या खाली पुट बाइंग करेंगे, ठीक है। बट नेकेड के जगह अगर आप स्प्रेड्स खरीदोगे, अगर आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना के काम करोगे, तो आपको अपना मैक्सिमम रिस्क पता होता है और रिवॉर्ड में फिर आपको उस हिसाब से जो भी पैसा बनता है वो बनता है। तो आप नेकेड में नहीं हो, आपका पैसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हेज्ड नहीं है, वो आपने हेज कर रखा है। अगर स्ट्रेटजी के साथ है तो आपका यहाँ पर लॉस है तो उधर आपका प्रॉफिट बनता रहता है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जब भी आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कीजिएगा, हमेशा ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो सेबी रजिस्टर्ड ही ब्रोकर या एडवाइजर होना चाहिए। थ्रो द ट्रेड करो, ठीक है, कोई भी आप देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, कहीं पर भी आप अकाउंट फंड करने से पहले सेबी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लो भैया। रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लो कि क्या, देखिए अब बड़े बड़े जो नाम है, ज़ीरोधा, एंजल ग्रो, अपस्टॉक्स, शेर खान, एंजल वन, ठीक है, मोतीलाल, ये तो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। कुछ नए आपके आपके लोकल एरिया में कुछ नए ब्रोकर हैं, तो आप उनको सेबी की वेबसाइट पे जाके उनके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही फंड ट्रांसफर कीजिएगा। अकाउंट भले ओपन कर लो, लेकिन फंड ट्रांसफर करने से पहले उनके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर लो, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 8, ट्रेडिंग जर्नल रखो और वीकली रिव्यू करो। ट्रेडिंग जर्नल रखो और वीकली रिव्यू करो। जो मेजर होता है वही मैनेज होता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है उसी को आप मैनेज कर पाओगे। जर्नल गट फीलिंग को एक ऐसा
डेटा सेट में बदल देता है, जिसे आप एक्चुअली इम्प्रूव कर सकते हो। आपका जो भी ट्रेड का आपने जिस ट्रेड को आपने लिया गट फीलिंग के बेसिस पे आपने लगाया कि एंट्री ये था, स्टॉप लॉस ये था, मेरा टारगेट ये था, अब उसमें मेरा टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, तो जिनमें टारगेट्स आ गया उनमें ये देखना है कि क्या मैं बड़े टारगेट के लिए जा सकता था, मैंने क्या गलती किया, मैंने अर्ली ट्रेड कट की, मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया। और अगर मेरा लॉस आता है, मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है, तो वहां पर आपको पता होता है, वहां पर आप वहां पर कमेंट बॉक्स लगाते हैं और कमेंट सेक्शन में एक्शन में लिखेंगे कि इस ट्रेड में मैंने अगर ये स्टॉप लॉस लगाया तो क्यों लगाया, अगर इस ट्रेड में मैंने ये लॉसेस किए बड़े तो मेरी क्या गलती थी, क्या कमी थी, मैंने क्यों वो लॉसेस किए, ताकि जब फ्यूचर में आप उस शीट को रिव्यू करो तो आपको अपनी गलतियां पता चलती रहें और आप उनमें सुधार करने का प्रयास करते रहें। हर ट्रेड लॉक करो, एंट्री, एग्जिट, साइज, स्टॉप लॉस और वो रीजन जिसमें आपने ट्रेड लिया था, क्यों लिया ट्रेड आपने, आपको अच्छा एंट्री मिला, आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिला, अच्छा स्टॉप लॉस स्मॉलर था इसलिए मैंने एंट्री ले लिया, लेकिन क्या एंट्री का समय बनता था, नहीं बन तो नहीं रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा था। अब एंट्री का समय नहीं बन रहा था, स्टॉप लॉस छोटा था, तो स्टॉप लॉस तो कटेगा ना भाई, मेरे लॉस होगा ना। ये चीज है। सेटअप को टैग करो, ब्रेकआउट था, पुल बैक था, अर्निंग प्ले थी, ट्रेड्स थी, स्ट्रेटजी टाइप के हिसाब से, उसमें क्या रहता है कि आपको पता चलेगा कि मैंने जब इस पैटर्न पे ट्रेड लिया था तो इस पैटर्न की ट्रेड ने मुझे सबसे ज्यादा बार पैसा बना के दिया, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला पैटर्न मेरा, ये वाला ट्रेडिंग सेटअप मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग है, और फिर उसको अपना आइडियल बना के आप बाजार में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सेटअप जो भी आप ले रहे हैं और जो सेटअप आपको सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है वो आपको कब पता चलेगा, आपने ले लिया ट्रेड, भूल गया सेटअप को, लेकिन अगर आपने उसको नोट करके रख लिया अपने चार्ट, अपने एक्सेल शीट के अंदर, और फिर आपने देखा कि भाई 10 में से 6 बार मेरे इस ब्रेकआउट के सेटअप में पैसा बना के दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेटअप मेरा काफी बेहतर हैगा। वीकली रिव्यू करो, स्ट्रेटजी के हिसाब से विन रेट, एवरेज, रिस्क रिवॉर्ड और रूल वायलेशन चेक करो कि मैंने कितने रूल्स तोड़े, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, क्या मेरा विन रेट रहा, क्या मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रहा, इन सभी को आप वीकली चेक करके रख सकते हैं। प्लेबुक एडजस्ट करो, जो लगातार लॉस कर रहा है उससे हटाओ। अब आपने देखा कि भाई ये स्टॉक लगातार लॉस कर रहा है, ये स्ट्रेटजी लगातार लॉस कर रही है, तो ये सेटअप लगातार लॉस कर रहा है, तो आप उस चीज को उसको अपने हटा दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कि इसको ट्रेड नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है, जो काम कर रहा है उसका साइज बदलना चाहिए। तो आपने देखा कि भाई मैंने ये ट्रेड दी थी, मेरे को जो था वो 6 बार प्रॉफिट हो रहा है और मैंने ना 50-50 क्वांटिटी ली थी, तो वहां पर आप उसको अब 50 की जगह 75 क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको 60% ऑफ द टाइम 10 आउट ऑफ द 6 पैसा बना के दे रही है। तो आपने वहां पर 25% क्वांटिटी को अपना इंक्रीज करके प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 8। आपकी रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, हर ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लो, स्टॉप डिस्टेंस के हिसाब से साइज रखो, यानी कि साइज के हिसाब से स्टॉप डिस्टेंस मत रखो मेरे भाई, स्टॉप के डिस्टेंस के हिसाब से साइज सेट करना चाहिए कि स्टॉप लॉस इतना दूर है तो मेरा साइज उतना छोटा हो जाएगा। एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस सेट करो, बाद में कभी नहीं, पहले स्टॉप लॉस बनाओ, देखो कि ये इसका स्टॉप लॉस, फिर एंट्री लो और तुरंत ही अपना जीटी ऑर्डर स्टॉप लॉस में प्लेस करो। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, टारगेट करो। सेक्टर, कैप्स और इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाइड करो, ठीक है, बाजार में आपको डाइवर्सिफाइड करना पोर्टफोलियो। लेवरेज बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए, सेविंग मार्जिन के रूल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जरूरत हो तभी लेवरेज का यूज करो। डेली लॉसेस कैप करो, लिमिट हिट होने के फिर ही दूर हो जाओ, ठीक है। आपने डेली आपने कहा 3% से ज्यादा, 3% मेरा लॉस होगा आज का तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, तो जैसे ही 3% होता है अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो। मतलब आपको मार्केट को फिर केवल देखना भी नहीं कि मतलब तो मैं देख रहा हूँ, खेल नहीं रहा हूँ, नहीं, आपको सिस्टम को शट डाउन कर देना है, मार्केट को वॉच नहीं करना है जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता। यही तरीका है डेली लॉसेस को कैप करने का। बड़ी पोजीशन हैज करो, जो भी आपकी बड़ी पोजीशन है उन्हें आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू, पुट कॉल के थ्रू हैज कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का ही यूज करना सीखो। हर ट्रेड जर्नल करो और वीकली रिव्यू करो, हर ट्रेड का रीजन देखो, क्या पैटर्न था, क्यों लिया था, ठीक है, क्यों लगा था मुझे, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, फायदा हुआ तो क्यों हुआ, ये पैटर्न कितनी बार सक्सेसफुल हुआ, इन सभी का एक जर्नल रखो, जो कि आपको आगे ये बेहतर समझने में मदद करेगा कि कौन किस तरह की ट्रेड में मुझे फायदा होता है, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल प्रिजर्व करो, अपना कैपिटल बचेगा तो आगे बढ़ोगे। प्रॉफिट उन्हीं ट्रेडर्स के पास आता है जो इतना लंबे समय तक टिकते हैं
कि वो कंपाउंड हो सके। अगर आप लंबे समय तक नहीं टिक पाए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो ये था आज का रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। रिस्क मैनेजमेंट इंडियन मार्केट के लिए ट्रेडर्स की प्लेबुक है, और अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आने वाले दिनों से आपके नुकसान ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भले ही आपको ये आपने इन चीज़ों को नोट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमना शुरू कर देंगी और कहीं ना कहीं वो आपकी पोजीशन को सही समय पे कट करने में और सही तरीके से प्रॉफिट लेने में मदद करने वाली। तो आज के बाद से उन सभी लोगों के लॉसेस का में प्रॉफिट बढ़ने वाले जिन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, और जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा उनका तो भगवान ही मालिक है। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक्स को, अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, उन सभी को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस को देख के अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप बाजार में एक नया आयाम क्रिएट कर पाए, आप लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग जर्नी की तरफ बढ़ पाए। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।